अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी कोरोना नियंत्रण के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं, जिसका असर भी नजर आ रहा है। अब सीएम ने लोगों को धैर्य बनाए रखने का संदेश देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। कोरोना काल में जब जनता और हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, तब कुछ लोगों ने उनके मनोबल को गिराने और भय का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन सभी लोगों के सहयोग से आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा कि कोरोना काल में जब जनता और हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, तब कुछ लोगों ने उनके मनोबल को गिराने और भय का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा की थी। सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों का दौर जारी है। सीएम योगी कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लगातार एक्शन मोड पर हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरे पर थे। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कमांड कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोविड को रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली। इसके बाद सीएम करीब 2 बजे सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कमांड कंट्रोल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने सहारनपुर सर्किट हाउस में मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ग्राउंड जीरो पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर थे। कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया कि इस सेंटर की वजह से कितने लोगों को अब तक मदद मिल पाई है और क्या कुछ खामियां हैं, इसे दूर करने का प्रयास भी यहां पर होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को और ज्यादा विस्तार दिया है। प्रदेश में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 23 जिलों में किया जाएगा। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार आज से प्रदेश के 5 और जिलों में टीकाकरण की शुरुआत करेगी। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती शामिल हैं। इन मंडलीय मुख्यालयों में 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए टीकाकरण अभी शुरू नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि 1 मई से उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इसके बाद 11 अन्य जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसी क्रम में आज 5 अन्य जिलों को जोड़ते हुए कुल 23 जिलों में टीकाकरण किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की दर में बड़ा फर्क आया है। सूबे में अब कोरोना वायरस की रिकवरी की दर लगभग 90% हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9,391 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके विपरीत इसके कहर से उभरने वालों की संख्या 23,445 थी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 285 लोगों की मौत हुई है। ग्राफ्स के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से 15 मई से जो आंकड़े थे वो पहले बढ़ रहे थे और इसके बाद अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में भी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 285 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है कोरोना की रफ्तार में, लेकिन पहले से सुधार भी देखने को मिला है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं कि कोरोना की क्या कुछ स्थिति बीते एक हफ्ते में यहां पर देखने को मिली है। बीते एक हफ्ते में जो संक्रमण की दर है वो काफी कम दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सबसे कम जो केसेस हैं वो बीते 15 मई को मिले थे और सबसे ज्यादा केसेस यानी कि ठीक एक हफ्ते पहले 9 मई को सामने आए थे।
आंकड़ों के जरिए सूबे का हाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जिस तरह से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ग्राउंड जीरो पर कराई जा रही है, इसका भी असर हम खासा कह सकते हैं कि कोरोना की स्थिति पर पड़ा है। और यही वजह है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो शासन और प्रशासन दोनों की ही मुस्तैदी से काफी कम नजर आ रहे हैं पहले की तुलना में अगर हम देखें तो। बाबा केदारनाथ के कपाट करीब 6 महीने के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड-19 के कारण कपाट उद्घाटन के दौरान श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा मंगलवार को यानी कि कल चमोली में स्थित भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यहां भी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। कोविड के संबंध में उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने के दौरान वहां तीर्थ पुरोहितों, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों समेत सिर्फ 25 लोग ही उपस्थित रहे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 4 धामों के नाम से मशहूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट हर साल 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद अप्रैल मई में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भारत के 4 धामों में भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर होती जा रही है। इसी क्रम में आज सोमवार को पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में भगवान बद्री विशाल के उत्सव विग्रह उद्धव जी, यक्षों के राजा धन कुबेर जी, तेल कलश और जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी की विशेष पूजन अर्चना के बाद देव डोलिया बद्रीनाथ पहुंची। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पांडुकेश्वर से उत्सव डोली के साथ बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने के लिए सिद्धवार को फूलों से सजाया गया है। कल प्रातः 4:15 पर ब्रह्म बेला में पूर्व निर्धारित मुहूर्त और लग्न के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान और वेद मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण से खौफजदा देश के लिए सोमवार को राजधानी नई दिल्ली से एक राहत की खबर आई है। सेना के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार करने वाले डीआरडीओ की बनाई एंटी कोरोना ड्रग 2DG को सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इस दवा को लॉन्च किया गया। बताया गया है कि यह दवा एक पाउडर के रूप में है, जिसे सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। इस दवा को डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाउड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए हैं। इसका एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाएगा। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये दवा फिलहाल अस्पतालों में डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाएगी। अभी इसकी सिर्फ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। जब तक इस दवा को सामान्य इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक इसे बाजार में नहीं लाया जा सकेगा। डीआरडीओ का दावा है कि उसकी दवा कोरोना संक्रमितों के अस्पताल में रहने के समय को कम करती है और ऑक्सीजन लेवल को सही रखती है। डीआरडीओ के दावे के मुताबिक जिन कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया, उसमें तेजी से रिकवरी देखी गई। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। ये दवा ORS घोल की तरह सैशे में उपलब्ध होगी। ORS की तरह इसे भी पानी में मिलाकर ले सकेंगे। ये दवा दिन में 2 बार लेनी होगी। कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के लिए 5 से 7 दिन तक ये दवा लेनी पड़ सकती है। इस दवा की कीमत को लेकर अभी कुछ कहा नहीं गया। बताया जा रहा है कि इस बारे में फैसला डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी को करना है। सूत्रों के मुताबिक एक पैकेट की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच हो सकती है। डीआरडीओ की दवा कोरोना संक्रमितों के इलाज की दिशा में क्रांतिकारी खोज बताई जा रही है। इसे सबसे खास बनाती है इसका कोई साइड इफेक्ट्स ना होना। इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के दौरान सभी मरीजों को इस दवा से फायदा ही हुआ है। किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला। बहरहाल अब इंतजार है इस दवा के बाजार में उपलब्ध होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 रायपुर।
राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद मोहम्मद आजम खान की हालत में सुधार हो रहा है। मेदांता अस्पताल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि कोविड के कारण गंभीर संक्रमण की वजह से खान को अभी भी आईसीयू में रखा गया है, लेकिन उन्हें पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ रही है। आजम खान की तबीयत बेहतर और संतोषजनक है। उनका इलाज गंभीर संक्रमण प्रोटोकॉल के तहत मेदांता क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा है। आपको बता दें कि आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 9 मई की शाम को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के इंतजामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि 30 अप्रैल को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 दिन में 10 मंडलों का दौरा भी कर चुके हैं। इस पर योगी के कैबिनेट मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री की सक्रियता से कोरोना पर लगाम लगी है। क्या कुछ कहा सहकारिता मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। हम तो यही कह रहे हैं, हमारे गांव में बहुत बीमारी फैली हुई है, यहाँ कोई देखने आता नहीं है, ना किसी ने कुछ किया। रामपाल जी हमारे जिला प्रचारक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद में जाने से पहले वो संघ के सीधे प्रचारक थे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में वहीं गांव में बढ़ रहे संक्रमण के बीच शासन के निर्देशों की धज्जियां भी लगातार उड़ाई जा रही हैं। गांव में सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में कोरोना संक्रमण के केस और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कई गांव में तो अभी भी न तो किसी की कोरोना जांच हुई है और न ही लोगों के सैंपल लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर नियम सिर्फ कागज पर है, धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखता है। हमारे गांव में बहुत बीमारी फैली हुई है, यहाँ कोई देखने आता नहीं है, ना किसी ने कुछ किया। यहाँ पे कोई कुछ गाँव है, यहाँ पे हम बराबर यही पास में हमारा घर देखते हैं। यहाँ पे कोई ना डॉक्टर आते हैं टाइम पे, और ये हमेशा बंद ही रहता है। जब देखो मरीज आते हैं तो बेचारे लौट जाते हैं। यहाँ पे पास में प्राइवेटों में दिखा रहे हैं बेचारे, और यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है कि हर घर में कोई ना कोई तो मरीज होगा ही। फीवर से और खांसी इस समय बहुत भयंकर चल रही है। जिले में बहुत भयंकर महामारी फैली है, उसके बावजूद नगर पंचायतों में तो सैनिटाइज कराया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अकबरपुर विकासखंड के पातेपुर गांव है, जहां पर लगभग 1 दर्जन मौतें भी हो चुकी हैं बीमारी के चलते, लेकिन आज तक किसी प्रकार सैनिटाइजर नहीं किया गया है। सरकार की ओर से कोरोना से मुक्ति पाने के लिए गांव और शहरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है, लेकिन ग्राम प्रधानों की और गांव के दबंगों की झूठी शान का आलम यह है कि सरकार द्वारा कराया जा रहा स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर है। यहां तक कि यूपी की राजधानी लखनऊ के गांव हो या शहरी क्षेत्र, अमूमन हालात एक जैसे ही हैं। सैनिटाइजेशन के लिए कागजों में लंबी चौड़ी लिस्ट भले ही हो, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोरोना काल में भले ही पूरी कोशिशें कर रहे हो और उन्होंने लाख आदेश निर्देश जारी किए हो कि गांव-गांव जाकर के स्वच्छता अभियान चलाया जाए, सैनिटेशन कराया जाए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो निश्चित रूप से उनके आदेशों के बिल्कुल विपरीत है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और काम करने को कोई मानने को तैयार नहीं है। हालत ये है कि उत्तर प्रदेश के में जितने तमाम गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आज तक एक भी स्वच्छता कमेटी नहीं पहुंचा है। मैं इस समय खड़ा हूँ पंचायत निदेशालय के सामने। इस समय पंचायत निदेशालय में एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, 1:45 बज गया है और एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है। और कहा ही जाता है कि अधिकारी आजकल नहीं आ रहे, कोरोना काल में अधिकारी नहीं आ रहे। यहाँ तक कि जो स्वच्छता अभियान चलाने वाले अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो स्थिति ये है कि स्वच्छता अभियान कागजों में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। गंगा नदी में कोई शवों को न डाले, इसकी देखरेख लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम और पीएसी प्लाटून ने गश्त के दौरान ग्वालटोली इलाके के परमट घाट पर बहता हुआ शव देखा है और निगरानी दल ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि निगरानी दलों की मौजूदगी में अगर अब भी गाहे बगाहे नदी में शव तैरते हुए दिखेंगे तो हालातों में सुधार आखिरकार होगा कैसे। जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जिला पंचायत सभागार में पहुंची थी, लेकिन उनका जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता में नाम न होने पर उन्हें बाहर ही रोक दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने रो कर अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसको लेकर वो काफी दुखी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे की सिर्फ सूचना दी जाती है, इसलिए जो भी चेयरमैन आरोप लगा रही हैं वो सभी निराधार हैं। प्रोटोकॉल के तहत मेरे पास पूरा प्रोग्राम आता है और प्रोटोकॉल के तहत ये होता है कि मेरा जो है सबसे ऊपर नाम होता है, तो मैं उसी की वजह से यहाँ आई थी। और जब मुझे पता लगा यहाँ आकर के कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गई। मैंने कहा चलो पता करती हूँ कि किसने लिखा है। एडीएम ई है, उन्हें फोन किया, कपिल देव जी को फोन किया, संजीव बालियान, किसका फोन नहीं उठा। तो फिर मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि आपका नाम नहीं है। तो मैं तो जा ही रही थी, कुछ हमदर्द मेरे मिल गए, कहने लगे मैडम नहीं आप जाइए, नहीं आप अंदर आइए, आप देखते हैं क्या बात है। तो जब मैं अंदर आई तो मतलब मेरा सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया, क्योंकि मैं हमेशा शुरू से सड़कों पर खड़ी हूँ। जनता की कब पसंद में बन गई मुझे नहीं मालूम। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल आता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जो है जनपद के जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके अध्यक्षों को, समस्त विधान परिषद के मेंबरों को और समस्त माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को सूचना एक औपचारिक प्रोटोकॉल के तहत दी जाती है। जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की सूचना सबको दी जाती है। चूंकि जो मीटिंग का एजेंडा था वो कोविड-19 के साथ विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक थी जनप्रतिनिधि के साथ। इसमें चूंकि ऊपर से भी कोविड का निर्देश था कि इसमें कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, अधिक भीड़ ना हो, इसीलिए हेलीपैड पे भी जो है कम भीड़ को रखा गया था। और यमुना नदी में लाशों को बहाए जाने की खबर पर लगातार प्रशासन जाग भी रहा है। एसडीआरएफ यूपी की 10 सदस्यीय टीम यमुना नदी पहुंची। यमुना नदी में बोट चलाकर पेट्रोलिंग की गई। आपको बता दें कि कोरोना के चलते कानपुर देहात और हमीरपुर जिले के कई लोगों के मरने के बाद यमुना नदी में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के बाद लगभग 1 दर्जन लाशें नदी में तैरती मिली थी। यूपी के कानपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद ने किसानों के साथ नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने हरियाणा में पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज करने के विरोध में हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लगभग 2 घंटे तक किसान सड़कों पर बीच सड़क में बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हसीब अहमद का कहना है कि किसान सरकार 6 महीनों से धरने पर बैठे किसानों से बात करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसी सरकार को लोकतंत्र में रहने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हें लिहा जाना चाहिए कि उसी की वोट पे, उसके वोट की ताकत से तुम राजा बने हो और उसी पे आप गोलियां चलवा रहे हो। तो ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी संज्ञान में लेकर फौरन उसे बर्खास्त करें, राष्ट्रपति शासन लगाएं। और जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। सर देखा जाए एक जगह कोरोना चल रहा है, उनका धरना प्रदर्शन, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? को देखते हुए ये लोग अपना आक्रोशात्मक कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में हर चीज कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। दिन भर में कई ऐसे वीडियो और फोटो दिख जाते हैं जिन्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आशा की एक नई किरण महसूस होती है। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई है, जहां एक लड़की अर्शी लोगों के घर पर जाकर ऑक्सीजन पहुंचा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस लड़की के इनके पापा की तबीयत बिगड़ गई थी, तब डॉक्टर बोले कि ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। उस समय अर्शी को कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिली। हालांकि उसने अपने चचेरे भाई और उनके दोस्तों की मदद से सिलेंडर की व्यवस्था कर पिता को बचा लिया, लेकिन अब अर्शी ने निश्चय कर लिया है कि वो अब अपनी तरह किसी और को परेशान नहीं होने देगी। वहीं अर्शी के इस नेक काम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। दर्दियों को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं दो। बहुत ऐसी लड़की कोई शाहजहांपुर में नहीं है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो साइन नहीं करते थे, वहाँ पे डेली के डेली में पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा आज हम लोग के साथ में नहीं होते।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद रही अन्नू टंडन कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। आपको बता दें कि अन्नू टंडन के परिवार के 9 लोग आइसोलेशन में हैं और अन्नू खुद इस बीमारी से जूझ रही हैं, लेकिन ऐसे में भी वो लगातार लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन खरीदकर लोगों को मुहैया करा रही है। उन्होंने जिला अस्पताल के लिए एक बड़ी खेप पहुंचाई, जिसमें 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और कई सिलेंडर और व्हीलचेयर आदि शामिल हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं होंगी। बच्चों की पढ़ाई 20 मई से ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की वजह से यह फैसला ले चुकी है। यह आदेश प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होगा। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अध्यापक अगर कोरोना संक्रमित हैं तो भी वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। कोरोना के प्रकोप से आज पूरा देश जूझ रहा है, जिससे बचाव के लिए जहां सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं धर्म की नगरी काशी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां महिलाओं ने खतरनाक महामारी से छुटकारा पाने के लिए कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। जी हां, ये बिल्कुल ठीक सुना आपने, कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। महिलाओं का मानना है कि कोरोना भगवान का प्रकोप है और इसकी पूजा करके इसको शांत किया जा सकता है। आपको बता दें कि वाराणसी के जैन घाट पर ये महिलाएं सुबह और शाम के समय इकट्ठी होती हैं और विधिवत कोरोना माई की पूजा करती हैं। इस महामारी को दैवीय आपदा मानते हुए महिलाएं घाटों पर दीपक जलाकर घंटों प्रार्थना करती हैं। इस संबंध में महिलाओं का कहना है कि वो इस महामारी से बचाव के लिए ये पूजा कर रही हैं और उन्हें विश्वास है कि 21 दिन लगातार पूजा करने के बाद सभी को इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जो आदमी मरा जिया तो महामारी चलल बा, तो वही ये सब लोग करत था, हम लोग एक मुँह से कर रहे हैं। अच्छा, कि कैसो माई चल जाए, ये सब शांति हो, बाल बच्चा सबका सुखी रहे, हम लोग का सुखी रहे। तो ये है कि जो महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। संसार में सबको दिक्कत हो रही है, गरीब अमीर, इसमें तो महामारी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसीलिए देवी देवता को पूजा हो रही है कि इससे थोड़ा सा कंट्रोल है। यूपी के फतेहपुर में कोरोना वैक्सीन लगा रही स्वास्थ्य टीम के साथ अभद्रता का एक मामला सामने आया है। मामला चांदपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज न लगाने पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की और उनके साथ गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि ग्रामीण दूसरी डोज लगवाने की जिद पर अड़े थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड का दूसरा टीका पहले टीके के 84 दिनों बाद ही दिया जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के मना करने पर ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर लिया और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता की। उत्तर प्रदेश सरकार जहां महामारी को देखते हुए गरीबों की हर संभव मदद करने में लगी है, तो वहीं अधिकारी भी मिली भगत से जिम्मेदार गरीबों को लूटने में लगे हैं। मामला यूपी के देवरिया का है, जहां ग्रामीणों ने कोटेदार पर घटतौली और तय रेट से अधिक मूल्य लेने का आरोप लगाया है। कार्ड धारकों का कहना है कि कोटेदार द्वारा लोगों के प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन दिया जा रहा है। वहीं कोटेदार संतोष जायसवाल का कहना है कि कुछ लोग उन्हें चुनावी रंजिश को लेकर जानबूझकर फंसाने के लिए हंगामा करा रहे हैं। ग्रामीणों ने घटतौली और अधिक मूल्य लेने की शिकायत जिलाधिकारी आशुतोष कुमार रंजन से की है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी के निर्देश के बाद इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण किया गया है। कमांड सेंटर में लगभग 600 की संख्या में 3 शिफ्टों में सरकारी कर्मचारी लोगों की मदद करते हैं। कमांड सेंटर में रोजाना 600 से 700 लोगों के फोन कॉल्स भी आते हैं और उनकी मदद की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।